कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबे से उछाल कर देखो यारो, जिसका जीवंत उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। अलका जी मुंदड़ा, जो विगत 23 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। 2000 के अंदर ये राजनीति के अंदर आई और जब पहली बार उदयपुर के अंदर सभापति के ओपन इलेक्शन हुए, जब रजनी जी को पार्टी ने टिकट दिया तो इनका नाम भी पैनल में अग्रणी था, पर पार्टी के आलाकमान के फैसले के आगे ये भी नतमस्तक हुई और इन्होंने जी जान से रजनी जी को चुनाव लड़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत करके उन्हें चुनाव जिताया और ऐतिहासिक चुनाव 9000 मतों से रजनी जी चुनाव जीती। उसके बाद इनके प्रदर्शन को देखते हुए साल 2010 के अंदर इन्हें जिला महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद प्रदेश मंत्री रही, प्रदेश महामंत्री रही और 2021 आते आते वो क्षण आया समस्त उदयपुर वासियों के लिए जब उदयपुर की किसी महिला नारी को, महिला शक्ति को प्रदेश की कमान मिली। प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष उदयपुर से बनी। ये उदयपुर ही नहीं वरन पूरे मेवाड़ के लिए गौरव की बात थी। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अलका जी मुंदड़ा। अलका जी, सबसे पहले तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो मैडम ये बताएं कि आपका जन्म 1973 में हुआ और 73 से लेकर 2023 तक का जो सफर है, कितना लंबा सफर रहा और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि पारिवारिक दृष्टि से आप मजबूत रही, आपकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी हुई, और पर फिर भी कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है। आपके साथ क्या समस्या रही? पहले तो महिला दिवस की आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त उदयपुर वासी बहनों, राजस्थान की बहनों को बधाई देना चाहती हूँ। साथ ही बताना चाहती हूँ कि कोई भी कार्य किसी के लिए मुश्किल नहीं है, चाहे महिला हो पुरुष हो। हम अगर काम करते हैं तो अपनी मंजिल को बड़ी आसानी से पा लेते हैं। दिक्कतें राह में सबके आती है। देखिए, जो मेहनत करने वाला है लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं आती। मेरा जन्म जयपुर में हुआ, एक अच्छा परिवार था, साथ ही साथ कहना पड़ेगा कि लेकिन ज़मीन से जुड़ा हुआ परिवार था। कहीं भी हमें बहुत सिल्वर स्पून इन द माउथ वैसे कभी भी नहीं हमें पाला है। हमें हमारे काम खुद करने दिए जाते थे और जहाँ तक वो हमारे डिसीज़न भी काफ़ी बालपन से हमारे पर कुछ भी थोपा नहीं गया था। बालपन से ही हमें जो करना है उसके लिए माता पिता जी तैयार रहते थे। और मैं अपने दादाजी दादी जी की छत्र छाया में बड़ी हुई, तो उनसे जो जुझारूपन था, काम को समझना और बड़ी बारीकी से देखना, वो मैंने दादाजी दादी जी से ज़्यादा गेन किया, क्योंकि वो उस समय बड़ी ईमानदारी से सेटलमेंट में एक उनका मतलब उनकी नौकरी थी शुरुआत में दादाजी की, तो जिस ईमानदारी से उन्होंने अपना जीवन जिया, क्योंकि जब नफ्ती करने जाते थे तो काफ़ी सारी आमदनी हो सकती थी, पर दादी और दादाजी दोनों ने मिलकर के जिस तरह से अपने जीवन को जिया था कि कोई कमी नहीं थी। और दूसरा, मन में ये भाव था कि किसी से भी बिना मतलब का कोई पैसा कभी जीवन में घर में नहीं आना चाहिए। वो संस्कारों का बीजारोपण मेरे में बचपन से रहा। दादी बड़ी धार्मिक थी, रोज़ मुझे गोविंद देव जी ले जाती थी, गोदी में भी ले जाती थी और उंगली पकड़ के भी ले जाती थी। तो उंगली पकड़ के ले जाना मुझे आज भी याद है, दर्शन करते हुए जाना, पूजा अर्चना करना। और दादाजी के साथ सबसे बड़ी बात है, जो मेरी हिंदी इंग्लिश पे कमांड हुई वो दादाजी के साथ हुई, क्योंकि उनकी अच्छी फ्लुएंसी इंग्लिश में रही थी और हिंदी में बड़े स्पष्ट रूप से वो शब्दों का प्रयोग करते थे। मुझे याद है, मैं जब केजी में थी तो प्रतिदिन का नियम था कि मैं दादाजी को अखबार सुनाए बिना घर से नहीं निकलती थी। तैयार हो जाती स्कूल जाने के पहले और सबसे पहले दादाजी को पूरा अखबार सुनाती थी। तो जो शब्दों में मैं अटकती थी उनकी वो पुनरावृत्ति बार बार करवाते थे कि तुम रिपीट करो, तुम्हारा क्लियर होगा। क्यों नहीं होगा? बार बार बुलाने से जो स्पष्टता आई वो उन्हीं की देन है। तो इसके लिए दादा दादी का तो बहुत जीवन में योगदान है। फिर माता पिता का बहुत सहयोग रहा। पापा जी बड़े खुले विचारों के एक बिजनेसमैन, जो उस समय जयपुर की काफ़ी नामी गिरामी हस्ती थे, तो उनके साथ जीवन को, भारी जीवन को देखने का बहुत अच्छा मौका रहा। वो कभी भी रोक टोक पसंद नहीं करते थे और मेरी चॉइस पे, मतलब उनका ये था कि जो अलका को पसंद है वो करे। पढ़ाई लिखाई से लेकर के विवाह तक
सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि जैसा तय करेंगे ये अलका वैसे ही हमें करना है। तो ये एक बड़ी बात थी मेरे लिए। मम्मी जी मेरी गृहिणी थी, किचन में एक्सपर्ट हैं, तो वो अभी भी हैं। पापा तो अब नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है। जी। और जब शादी करके 96 में उदयपुर आई, तब से मुझे माहौल यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा मिला। हमेशा आगे बढ़ाने वाले लोग मेरे हस्बैंड जो है, ही इज़ वेरी मच केयरिंग एंड वो हमेशा चाहते थे कि महिला कोई घर में नहीं रहे, अगर तुम में योग्यता है तो तुम्हें बाहर जाके काम करना चाहिए। जी। मैंने वहाँ जयपुर में पीजी करने के साथ साथ आरएस के लिए भी तैयारी की थी, तो एक इंटरव्यू दिया था। वापस शादी के बाद भी वो चांस मिला मुझे पढ़ने का बड़े अच्छे से, तो मैंने एक इंटरव्यू शादी के बाद यहाँ आकर के भी दिया। तो आरएस के इंटरव्यू और परिवार सपोर्ट करे और आपको जाने दे, ये बहुत बड़ी बात थी। फिर उसमें किन्हीं नंबरों से शायद नहीं रही, डेस्टिनी ने पता नहीं क्या डिसाइड किया था। तो डेस्टिनी ने तो अच्छा डिसाइड करा, आज आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी जी, भाजपा में मैं महिला नेट मोर्चा- क्वालिफाइड थी, तो मैंने सोचा कि कहीं लेक्चरशिप करेंगे, तो पीएचडी के लिए एनरोल करवाया था या एमएलएसयू में। पढ़ते हुए जब थोड़ा, क्योंकि परिवार में सब लोग जुड़े हुए हैं विचार परिवार से, हस्बैंड भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, तो नेताजी लोग जो भी बड़े यहाँ उदयपुर के थे उन लोगों का घर में आना जाना था। और मेरे खुद के अंदर भी विचार परिवार के बीजारोपण मेरे दादाजी द्वारा था, तो फिर वो एक जैसे लय थी। और जब चेयरमैन का आया तो सक्रियता तो थोड़ी बहुत थी, लेकिन जब चेयरमैन का आया तो मुझे लगा कि मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मे आई गो फॉर दैट, ही सेड व्हाई नॉट, क्यों नहीं, तुम कर सकती हो तो तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारे मन में है। तो फिर उसके बाद मैं सक्रिय राजनीति में 2009 के समय से ज़्यादा सक्रिय होकर के पहले विचार परिवार के साथ रहा था लगा, फिर 2009 से राजनीति क्षेत्र में काम करने लगी। काम धीरे धीरे बढ़ता गया, काम मेहनत के फलस्वरूप पद मिले, और पद को जीवंतता देना, पद को सक्रिय बनाए रखना, और यही मेरा ज़्यादा मोटो था कि मुझे काम बहुत अच्छे से, मुझे जो भी लक्ष्य दीजिए, जो भी काम दीजिए, उसी पे फोकस करते हुए मैंने अपने काम को आगे बढ़ाया। संगठन की सर्वोपरिता, मुझे पता है कि संगठन सबसे ज़्यादा सर्वोपरि होता है, फिर हम लोग हमारे समाज की और परिवार की बात करते हैं। तो ये जो मन की बात थी कि राष्ट्र हित में संगठन की बात रखते हुए काम करना, उसका मैंने आज तक निर्वहन किया है। प्रदेश मंत्री बनी, उसके बाद प्रदेश महामंत्री बनी, और 2021 से 21 अक्टूबर 2021 से मैं प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास है। पूरी कोशिश करती हूँ बहनों को जोड़ के रखने की, उनकी समस्याओं के लिए लड़ने की, और संगठन जो भी निश्चित रूप से काम दे, चाहे आंदोलनात्मक हो, चाहे रचनात्मक हो, चाहे संगठन का हो, उसको परिपूर्ण करने का पूरा कोशिश करती हूँ। और उसमें मेरे को मुझे बहुत बड़े लोगों का, परिवार का आशीर्वाद भी रहता है। सास ससुर जी ही ऐसे लोग हैं जो बैकबोन बन के खड़े हुए हैं कि मैं पीछे से पूरा टाइम प्रवास करना पड़ता है, राजस्थान में, जयपुर ज़्यादा रहना होता है, तो ये सब मैं निरंतरता से करती आ रही हूँ। और संगठन की बात को लेकर के सब जगह पहुँचती हूँ। मेरा मन है कि मेरे पीछे भी एक अच्छी पूरी चेन संगठन के लिए समर्पित बहनों की तैयार हो, तो वो एक बहुत बड़ा मेरा अचीवमेंट रहेगा कि बहनें संगठन भाव से, शुद्ध भाव से काम करें। जी। आपने बताया कि दादी जी के साथ आप गोविंद देव जी के मंदिर जाया करती थी, और गोविंद देव जी का मंदिर अगर कहें तो श्रीनाथ जी की 16वीं बैठक वहाँ लगती है, और श्रीनाथ जी की प्रथम बैठक नाथद्वारा में लगती है, और तीसरी बैठक उदयपुर शहर के अंदर श्रीनाथ जी की हवेली वहाँ लगती है। तो 16वीं बैठक से आप तीसरी बैठक पे आई, और नाथद्वारा भी बिल्कुल नज़दीक है जहाँ पहली बैठक लगती है। बचपन से ही, मतलब कहने का मतलब है कि भक्ति भाव परिवार से हैं, और दादा दादी से काफ़ी कुछ आपने सीखा है। और 73 के दशक में पैदा होना, इसका मतलब वो युग जब भारत एक तरह से कहा जाए तो आजाद भारत में भी एक गुलामी का दौर आया 1975 से 77 लेकर, जब देश में इमरजेंसी लगी, हर चीज पर पाबंदी थी, ये माइक पकड़ने पर भी शायद उस समय पाबंदी थी जी। बचपन की कुछ याद है ऐसा, इमरजेंसी की कुछ यादें आज भी कुछ मन में है?
मुझे ये याद है कि मैं काफ़ी छोटी रही थी 77 के वो 75 और उसमें, लेकिन मुझे इतना याद है कि दादाजी अक्सर रेडियो पे अ, भाषण सुना करते थे, जयप्रकाश जी नारायण के, और ये सारी चीज़ें धुंधली धुंधली यादें हैं कि दादाजी लोकतंत्र पे जो करारा प्रहार हुआ था, इससे वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और बात करते थे कि हम राजा महाराजाओं के जीवन से, सामंतशाही से निकले थे और बहुत मुश्किल से एक अच्छा सिस्टम हिंदुस्तान में डेवलप हुआ था। तो शुरू से वो संघ परिवार के उनके विचार रहे थे, तो वो बड़े आद थे। तो कभी मैं उनको सुनती थी, दादा के पास ही ज़्यादातर बैठी रहती थी, तो वो हमेशा रेडियो पे वो पूरा टाइम जो न्यूज़ेस चलती थी वो सुनते रहते थे, और वो बोलते थे नहीं ये काफ़ी कुछ फेक है, ये झूठ है, क्योंकि वही दिखाया जाता था तत्कालीन सरकार जो दिखाना चाहती थी। तो बड़े मन में आहत थे, और वो समय समय पे उस समय के जो विचार परिवार के लोग होते थे उनसे बातचीत करते रहते थे, उनकी जो भी मदद करनी होती थी वो उस समय करते थे कि इस तरह से हम लोग जी। आपने राजस्थान में जो प्रदेश अध्यक्ष की आपको जिम्मेदारी मिली, और पूरे राजस्थान में एक कहावत मशहूर है कि आप दोनों भाई बहनों की सरकार है, मतलब भाई बहनों की पार्टी है, क्योंकि पुनिया साहब को आपका भाई कहा जाता है, आप उन्हें राखी भी बांधती हैं, और आप दोनों में आपस में तालमेल बहुत ही अच्छा है, गहरा तालमेल है। कई बार आपको लगता है कि ये चीजें हितकारी के साथ अहितकारी भी होती है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि इनका काम तो आसानी से हो जाएगा? नहीं नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, माननीय सतीश जी पूनिया, देखिए पारिवारिक रिश्ता है, मेरे बड़े भाई लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे घरों तक ही सीमित है रिश्ता। आप देखेंगे पूरा का पूरा डिवोशन संगठन के प्रति माननीय भाई साहब का है जी। और जब भी कोई हमारी बैठक होती है तो मेरे प्रति भी वो उतने ही स्ट्रिक्ट रहते हैं जैसे किसी अन्य और पदाधिकारी के प्रति। ये जो उनको जानते हैं वो सब समझते हैं कि भाई साहब की यहाँ मुझे भी कोई छूट नहीं है। मैं भी अपने संगठन के काम के लिए जब भी जाती हूँ तो आधा एक घंटा अगर मुझे इंतज़ार करना होता है तो मुझे वो इंतज़ार भी करती हूँ, मैं उनके ऑफिस के बाहर बैठ के इंतज़ार भी करती हूँ। ऐसा कोई प्रिविलेज माननीय अध्यक्ष जी बिल्कुल नहीं देते हैं, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि एक बार का वाकया बताती हूँ, जब माननीय भाई साहब महामंत्री थे प्रदेश के तो यहाँ निवास पे ही रुकते थे मेरे यहाँ पर। तो भाई साहब जब यहाँ से जाके हम लोगों की कोई बैठक लेने वाले थे, मैं जिलाध्यक्ष थी, तो किसी कार्यक्रम के निमित्त सदस्यता अभियान शायद चल रहा था, तो भाई साहब यहाँ आए थे। तो मैं भी जैसे ही भाई साहब पहुँचने वाले थे उससे 10-15 मिनट पहले अपना काम करके, हमें तो जल्दी पहुँचना होता है कार्यकर्ता के नाते, जिलाध्यक्ष के नाते, तो मैं पहुँची कार्यालय, तो बैठी थी। जब माननीय भाई साहब आए तो सबसे पहले सदस्यता अभियान को लेकर के प्रश्न मुझसे ही किए, और मेरी जो कमी थी उस पर सबके सामने मेरी बहुत डांट लगाई गई कि आपने इस तरह से नहीं किया अलका जी, इस तरह से करना चाहिए था और यही कमियां रही है। तो ये एक पार्टी में सभी को उसमें मैसेज था कि अलका जी को छूट नहीं है तो किसी को भी छूट नहीं है, संगठन सबके लिए समान रूप से काम करता है। ये एक योग की बात है कि मैं उसी कार्यकाल में मुझे प्रदेशाध्यक्ष का दायित्व मिला जिसमें भाई साहब प्रदेशाध्यक्ष है, लेकिन स्पष्ट रूप से मेरे काम का भी आकलन वो बहुत स्पष्ट करते हैं। उनके अलावा पूरी जो प्रदेश की कोर टीम है उसमें भी मेरा आकलन उसी तरह से किया जाता है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। रिश्तेदारी का कहीं कोई स्थान नहीं होता, काम के समय काम की ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। भाई साहब का जोश और खरोश तो हमने अभी 4 तारीख के दिन जब युवा आक्रोश रैली थी जयपुर के अंदर, और भाई साहब बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए थे और पानी की बौछार उनके ऊपर गिर रही थी, फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। क्या पूरे जोशो खरोश के साथ वो काम करते हैं? और आपकी पूरी महिला भी है, मतलब आपने महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए आपने पूरे राज्य की टीम तैयार करी होगी। क्या आपको लगता है कि ये चुनावी वर्ष है, इस वर्ष महिलाओं की भूमिका कुछ रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने संगठन के अंदर 30% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है। जी।
आपने देखा होगा हर जिले में हमारी एक महामंत्री महिला आवश्यक है, मंडल में आवश्यक है, और टीम में हमारी 4-5 बहनें होती ही है, अवश्य है। तो ये मात्र एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें महिलाओं को पूरा बराबरी का स्थान है, कहीं भी ऐसा नहीं है। तो महती भूमिका है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपना अंदर ये इतना स्थान बहनों को दे रही है। बहनें बहुत अच्छे से अपना काम करती है, घर गृहस्थी संभालते हुए भी राजनीति के रूप में बैलेंस बैठाते हुए काम करती है। हमारी राष्ट्रीय मंत्री जो अलका जी गुजर हैं यहाँ से राजस्थान से, वो भी दिल्ली की प्रभारी हैं और पूरा समय अपना डेडिकेशन न सिर्फ राजस्थान में वहाँ भी देती है। सह प्रभारी राजस्थान की महिला हैं बहन विजया ताई राहटकर जी, जो कि अभी आज ही प्रवास से लौटी, 6 दिन का प्रवास उन्होंने इस संभाग में दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि महिलाओं की भी उतनी ही भारतीय जनता पार्टी में तवज्जो है, उतनी ही उनकी स्थिति है जितनी किसी पुरुष की है, उसको हम कहीं से भी कम नहीं आंकते हैं। तो अवश्य भारतीय जनता पार्टी की जो 30% आरक्षण में बहनें मेन टीम की उसमें रहती हैं, और बाकी जो महिला मोर्चा की टीम है वो सभी शुरू से सदैव सक्रिय भूमिका निभाती आई हैं और आगे भी निभाएंगी, क्योंकि चुनाव जब भी हो बहनों की ही अप्रोच चूल्हे तक होती है, घर के अंदर एंटर कर सकती है, सेंसिटिव मुद्दों पे बात कर सकती है। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक हमारा पॉलिसी रिसर्च भी एक नया उपक्रम पार्टी में चालू हुआ है कि किसकी कैसी यहाँ राजस्थान में या दूरस्थ क्षेत्रों में कैसी महिलाओं की दशा है और उनके लिए और क्या किया जा सकता है, हमारी पॉलिसी में और क्या आ सकता है। तो ये सब के लिए एक बड़ी विंग तैयार हुई है नेशनल स्टेट लेवल पे, नेशनल पे स्टेट पे। तो बहनें भी बहुत सक्रियता से वहाँ की वास्तविक स्थिति की जानकारी और किस तरह से रिफॉर्म कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें आ रही है। साथ ही आप तो जानते ही हैं कि वर्तमान मोदी कैबिनेट में 11 महिला मंत्री हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। स्वतंत्र प्रभार है, आप देखिए, कभी वित्त मंत्री का दायित्व निर्मला सीतारमण जी को दिया हुआ है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। पूर्व में वो रक्षा मंत्री भी थी, स्मृति ईरानी जी हैं, ऐसा अनेक दर्शनाबेन जरदोश जी हैं जो रेलवे को देख रही हैं। तो ऐसी बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम भी बहनों को दिए गए। तो मोदी सरकार में तो महिलाएं सशक्त हुई ही है, उसकी वानगी हम देख रहे हैं। और सबसे ऊपर राष्ट्रपति आदिवासी महिला द्रौपदी जी मुर्मू जी का बनाया जाना, नोबडी कैन थिंक ओवर इट, मतलब एवरीवन वाज वेरी मच शॉक्ड कि ये नाम कितना वो ढूंढ के लाए हैं और एक आदिवासी महिला को बना दे, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक सवाल आपसे जानना था कि मैडम आप पूरे राजस्थान का भ्रमण करती हैं, पूरे राजस्थान में आप घूमती हैं क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व निभा रही हैं। जैसलमेर, बाड़मेर ऐसे जिले हैं। आज हमारी सुबह चेतना भाटी जी मैडम से बात हुई, DYSP हैं जो गृह जिला जिनका जैसलमेर है। उन्होंने बताया कि 1996 के अंदर जब उनकी नौकरी लगी तो 100 साल बाद उस गांव में कोई बारात आई थी। क्यों? क्योंकि वहां पर बेटियों को पैदा होते ही मार दिया। बहुत ही मतलब आज के सामाजिक परिवेश में इसको बहुत ही बड़ी बात माना जाए। आज भी वहां लिंगानुपात की समस्या है, आज भी कोख में बेटियों को मार दिया जाता है। ऐसी समस्याओं से कैसे निजात पाएंगे? क्योंकि महिला मोर्चा या कांग्रेस के अंदर महिला विंग बनाना, इन सब का मकसद यही था कि महिलाओं को सत्ता के केंद्र से जोड़ने की कोशिश हर पार्टी की रही। आप हमारे मेवाड़ से, हमारे सौभाग्य की बात है। और पर जो आज भी मेवाड़ जो ट्राइबल एरिया कहा जाता है जिसको, आज भी यहाँ महिला अशिक्षित है। राजस्थान के उत्तरी भाग में जाएं तो वहाँ भ्रूण हत्या की समस्या ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा सा हरियाणा की तरफ इधर जाएं तो वहाँ पर महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, महिलाओं के ऊपर बहुत सारी अलग अलग तरह की समस्याएं महिलाएं रोज झेलती हैं। इन सारे विषयों को कैसे देखती हैं? और अगर अगले वर्ष अगर चुनाव बीजेपी जीतती है तो क्या ये आप दावा कर सकती है, महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट होने के नाते आप दावा कर सकती है कि इन पर काबू नहीं तो कम से कम इन पर कुछ हद तक तो काबू पाया जा सके? इन्हें पूर्णतः खत्म तो नहीं किया जा सकता, पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। देखिए, ये वो फोड़ा है जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है।
धीरे धीरे अब वो स्थिति नहीं रही है जो पहले में थी कि बच्चियों को एकदम बहुत ज़्यादा, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल समाप्त हो गया है, लेकिन अब इन सब चीज़ों की गति थोड़ी सी शिथिल पड़ी है। लोग समझने लगे हैं, लोगों ने अब देखा है कि महिलाएं किस तरह आगे बढ़ रही है, किस तरह के काम कर रही हैं। उनकी बच्चियां आज सेना में कमांडर तक हैं, सिर्फ घर के काम ही नहीं कर रही हैं, पढ़ा रही हैं। और जितने स्पोर्ट्स पर्सन हमारे झुंझुनू क्षेत्र से लड़कियां निकल रही है, वैसा पहले कभी भी नहीं हुआ। तो धीरे धीरे देखिए, किसी नासूर जो नासूर बना हुआ है ना फोड़ा, उसको थोड़ा थोड़ा भरने में समय तो लग रहा है, लेकिन मैं आपको अवश्य ही विश्वास दिलाती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से महिला बच्चियों के हितों की पोषक रही है। आप योजनाओं की बात करें, इतनी सारी योजनाएं जो महिला के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आए, वैसा कभी महिला प्रधानमंत्री थी तब भी नहीं हुआ था। तो काफ़ी अच्छा अब इन सब चीज़ों के प्रति लोगों का विचार बनने लगा है। बहनों के साथ भी अब बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के काम है, कंप्यूटर एजुकेशन से जोड़ना है, इस तरह की वेरियस थिंग्स, इजी लोन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो सिर्फ महिलाएं चला रही है। ये मोदी जी की देन है। काफ़ी लोग काम कर रहे हैं और उनको काफ़ी इससे अर्निंग भी हो रही है। समय बदल रहा है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, टाइम तो लगेगा, क्योंकि मैंने कहा नासुर बना हुआ है, वो फोड़ा उसको धीरे धीरे भरने में टाइम लगेगा, लेकिन वह दिन भी दूर नहीं कि इसी स्पीड से हम चलते रहे तो आगामी 5-10 वर्षों में ये सब चीज़ें बिल्कुल समाप्त प्राय हो जाएगी। एक ईस्टर्न पार्ट में जो आप कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा, उसका तो हमें भी बेहद दुख है कि बालिकाओं के साथ जो राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट है, अलवर, भरतपुर, ये जो क्षेत्र है, वहाँ कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण, मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण बहुत ज़्यादा एससी बहनों भाइयों पे बहुत ज़्यादा उन्होंने अत्याचार कर रखा है। बच्चियों को बहुत सारे ऐसे उनके साथ दुर्व्यवहार के केसेस हैं कि मैं आपको क्या कहूँ। अलवर की घटना तो और भरतपुर की कामा की घटना ऐसे उदाहरण है जो हमें मानवता को शर्मसार करते हैं। बस ये है, सरकार जब अच्छी होती है तो प्रशासन तंत्र भी व्यवस्थित काम करता है। सरकार की अपनी खुद की सोच और कोई भूमिका नहीं है, और महिलाओं के प्रति उनके बड़े अजीब अजीब से बीच बीच में हम लोग देखते रहते हैं स्टेटमेंट्स। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि 50% रेप केसेस जो आ रहे हैं वो सब झूठे हैं, या माननीय एक मंत्री महोदय शांति धारीवाल जी ने कह दिया था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार होते हैं। एक मंत्री इनका कहता है कि ये मंगलसूत्र पहनना ढोंग है, चांद को देख के पूजा क्या करनी है, तो करवा चौथ पे इस तरह से। तो ये जो उनकी छोटी ओछी मानसिकता है वो वर्तमान में जरूर परिलक्षित हो रही है। राजस्थान महिला अपराध में नंबर 1 पर है, कहीं भी कोई कंट्रोल नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। छोटी छोटी 1.5-2 साल की मासूम के साथ कुकृत्य कर लिया जाता है, और प्रशासन भी मूक सबना देख रहा है, क्योंकि ऊपर से कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। क्या मुख्यमंत्री जी जो गृह मंत्री भी हैं, उनका क्या ये फर्ज नहीं बनता है कि महिलाओं और बच्चियों को पूरी सुरक्षा प्रदान करें? कुछ भी नहीं कर पा रहे। मुख्यमंत्री जी तो व्यस्त हैं। अब 4 साल में जो उन्होंने बजट दिया, हर बार ऐसा क्यों होता है मैडम? आप एक राजनेता हैं और 23 सालों से आप राजनीति कर रही है। हर बार कोई भी सरकार आती है, पहले 4 साल में जो अंतिम बजट देती है, अगर वो पहले साल ही देवे तो 4 साल कम से कम जनता चैन से तो जिए। अब 500 रुपए का सिलेंडर करा, जो शायद 4 महीने में जनता उसका आनंद ना ले पाए, क्योंकि उसके बाद तो आचार संहिता लग जाएगी। तो फिर कांग्रेस वापस आने में जिस हिसाब से उनकी स्थिति लग रही है, क्योंकि आपस में उनके इतने गुट बन चुके। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्सी बचाओ अभियान के मुखिया हैं। कुर्सी किस तरह से बची रहे, पूरी जुगत उसकी है। और जो ये बजट है वो हम सब भी अच्छी तरह से जानते हैं। बोल करके निकल गए, 3 महीने तो पेपर्स बनने में लगेंगे, पेपर्स बनेंगे तो एग्जीक्यूट करने में 2-3 महीने चाहिए, जितने आचार संहिता लग जाएगी। तो सबको पता है वो बजट का भाषण तो महज एक मजाक है, कुछ भी नहीं होने जाने वाला है, हम अच्छे से जानते हैं। एग्जीक्यूट करने में इनको 5 से 6 महीने लगते हैं, और जब आचार संहिता आ जाएगी तो लोग बेचारे, उनको कहाँ लाभ मिलेगा किसी चीज़ का। बस हमारी जनता थोड़ी भोली है, उन्हें चौकन्ना और सावधान रहना है।
उनको पता होना चाहिए कि ये तो चुनावी भाषण उन्होंने जैसे घोषणा पत्र पढ़ते हैं उस तरह से दे दिया है। उन्होंने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि आय कहाँ से आएगी और कहाँ लगाएंगे, और खजाना खाली है, बार बार ये कहते हैं। तो फिर आप ऐसी मुफ्त बांटने की घोषणाएं क्यों करते हैं? 100 यूनिट तक बिजली फ्री देने की बात है, उसके साथ साथ ही उन्होंने बिजली कटौती चालू कर दी है। तो जब 100 यूनिट खर्चा ही नहीं होगा तो बिल कहाँ से आए? अभी राजस्व मंत्री जी जो उदयपुर के प्रभारी उदयपुर आए थे, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, वो मैं आपको वापस दोहराता हूँ कि भाई वल्लभ नगर को उन्होंने नगर पालिका घोषित कर, जहाँ की आबादी 2.5 लाख के करीब, वही मावली की आबादी भी 2.5 लाख के करीब है। अगर घोषित करना होता तो आप मावली को भी घोषित करते हैं, क्योंकि मावली बीजेपी का विधायक वहाँ मौजूद है और वल्लभ नगर में कांग्रेस का है। क्या ये छींटा कसी ओछी राजनीति का स्तर लेता जा रहा है, आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं एक बात जानती हूँ, जिनके संस्कार जैसे होते हैं वैसा ही काम चलता है। हमारे संस्कारों में राष्ट्र, धर्म, राजनीति, नीति है। नीति यानी नीति के अनुसार राज करना है। तो ये अपने अपने संस्कार की बात है कि कोई राजनीति को बिजनेस बनाते हैं और कुछ लोग राज की नीति के द्वारा, नीति परक चलते हुए कुछ अच्छे आइडियल, कुछ अच्छे आदर्श स्थापित करते हैं। तो यही बेसिक फ़र्क है भारतीय जनता पार्टी और किसी अन्य दल में। हम ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, निचले स्तर पे काम खड़ा करना जानते हैं, और लोगों के पास हम लोग हर उस अंतिम व्यक्ति तक, अंत्योदय की जो योजना थी माननीय दीनदयाल जी की, और जिसको प्रधानमंत्री जी की हर योजना में आप देखेंगे कि वो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसको सब कुछ मिले। हमारा धर्म वैसे चल रहा है, और जिसकी जैसी नीयत वैसा उनका काम है, वो सब स्पष्ट रूप से है। और जनता भी अब बहुत समझदार हो गई है, वो अब इतने बुलावे में आने वाली नहीं है। उनको स्पष्ट रूप से पता है कि कौन हमारे लिए वास्तव में श्रेष्ठकर है, जो हमें सच में उत्थान की ओर ले जाए। आप कहीं भी जाइए, इनके नेता जाते हैं, वहीं बीच में मोदी 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 के नारे लगने लग जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी नीतियों में कुछ ना कुछ ऐसा है जो जनता को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसको जनता समझ रही है। अंतिम और आखिरी सवाल, महिलाओं के लिए महिला दिवस पर कोई विशेष संदेश, क्योंकि आप भी एक कामकाजी महिलाएं हैं, राजनीति में कार्य है, जी जी जी, घर परिवार भी संभालती हैं जी, बच्चों की परवरिश भी करी, बड़ा भी करा उन्होंने, उसके बावजूद भी राजनीति में भी सक्रिय हैं, आए दिन जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर सब जगह आपका जाना रहता है। कैसे मैनेज करती हैं? और आज जो महिलाएं तर्क देती हैं कि भाई मैं घर का काम करूं या बाहर जाके काम करूं, या फिर मेरा बच्चा छोटा है अभी तो मुझे इसे संभालना है, उन महिलाओं को क्या संदेशा देना चाहते हैं? क्योंकि हुनर सबके अंदर होता है जी, वो अपने आप को, हुनर को दबा के रखती है, उसे कैसे निखारें और कैसे इस महिला दिवस पर एक अनूठा संदेश जाए कि महिला हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हर महिला में बहुत अच्छे गुणों की क्षमता है। अपने गुण को सबसे पहले पहचानिए, समय का उचित नियोजन करते हुए, घर परिवार को संभालते हुए अगर कोई महिला किसी भी काम को करती है तो वो कभी भी पीछे नहीं रहेगी। ये मैंने अपने जीवन से ही समझ पाई हूँ कि एक सही नियोजन बहुत आवश्यक है। समय को हम नियोजित कर लेंगे तो आप अपने पति, परिवार, बच्चों को संभालते हुए बहुत अच्छे से हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहुत ऐसी बड़ी बड़ी महान विभूतियाँ हुई है हिंदुस्तान में, जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। यहाँ तो ये तो पूरा मेवाड़ का इतिहास तो वीरांगनाओं से भरा हुआ है, चाहे रानी पद्मिनी हो जिन्होंने जौहर करके अपने आप की रक्षा की, राज की रक्षा करने का प्रयास किया, और चाहे हमारी हाड़ा रानी हो जिसने अपना सर काट करके पति को प्रेरित किया काम करने के लिए, चाहे पन्ना धाय रही हो जिन्होंने अपने बच्चे का त्याग करके, बलिदान दे करके अपने राज को बचाया। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है, वो भी बहनें थी, वो भी महिलाएं थी, और हम भी महिलाएं हैं। उच्च विचार, अच्छी सोच और काम के प्रति अगर हमारा डिवोशन है, देश को कुछ देना चाहते हैं,
तो हमें अवश्य ही कुछ समय निकाल के किसी भी क्षेत्र में काम कीजिए। आप अगर कहीं जाके नौकरी भी करेंगी या कहीं बैठ के किसी 4 बच्चों को भी पढ़ाएंगी तो आप देश सेवा का काम कर रही हैं, ऐसा मेरा मानना है। अवश्य ही मन में बात होनी चाहिए, मन में उस काम को करने की पूरी सजगता होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है, अचीव करना है। कोई भी कुछ भी पा सकता है, कुछ भी इस दुनिया में असंभव नहीं है। और सच्चे मन से शुद्ध भाव से काम कीजिए। जी, मैडम ने बहुत ही सुंदर बात कही कि अगर आप 4 बच्चों को भी पढ़ा रही हैं तो आप राष्ट्र हित में अपना योगदान दे रही हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। मैडम एक बार पुनः आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामना। आप जयपुर प्रवास पे जाती हैं और हमारी यही शुभकामना है कि अब आप जयपुर प्रवास पे ना जाएं, जयपुर आपका निवास हो आने वाले 5 सालों के लिए, ऐसी हमारी शुभकामना है।